10 साल पहले टोक्यो के ऊपर एक अजीब उल्टा महल दिखा। उसके बाद पूरे जापान में काल कोठरी बनने लगी और लोगों में माना बेस्ड एबिलिटीज जाग गईं। जिनके पास पावर्स थीं, यानी जो जाग गए थे, उन्हें उनके माना के रंग से आंका जाता था। ज्यादातर लोगों के पास एक ही माना रंग था जो उनकी खासियत दिखाता था। हालांकि कुछ बहुत कम लोगों के दो रंग थे। कुरासाकी काय उन दो जादूगरों में से एक है जो नीले और लाल रंग को कंट्रोल करते हैं। वो कॉन्फिडेंट और मजबूत है और पर्पल किंग के नाम से जाना जाता है। उसे टॉप मेजर्स में से एक माना जाता है। हम उसे एक मॉन्स्टर का सामना करते हुए देखते हैं जो उसे फाड़ने के लिए हमला करता है, लेकिन वो अपनी मैजिक एनर्जी का एक भाला डेमन लांस चलाता है और एक ही बार में मॉन्स्टर पर गिर जाता है। वो आगे बढ़ता है, मॉन्स्टर का पत्थर खींचता है और उसे अपने बड़े भाई किरासाकी रे पर फेंकता है और उसे बाकी इकट्ठा करने के लिए कहता है। काय जो लेवल 89 का है, अपने बड़े भाई के साथ कचरे जैसा बर्ताव करता है। वो नाकाबिल है, लेवल 1 का है और रंगहीन है, जो बहुत कम होता है लेकिन सबसे बुरे तरीके से। हालांकि वो जिद्दी है। फिर भी हमारा लड़का रे मेज बनना नहीं छोड़ सका, इसीलिए वो काय की पार्टी के लिए पोर्टर का काम करता है, उसकी दया की वजह से। उम्मीद करता है कि एक दिन वो जाग जाएगा। पार्टी बॉस रूम में पहुंचती है और आसानी से निकलने की उम्मीद करती है। दरवाजा खुलता है और वे एक अंधेरे हॉल में कदम रखते हैं। उनके सामने कोई खड़ा है जो पहली नजर में इंसान जैसा दिखता है। वो नहीं है, ये क्रोनोस है, समय और जगह का देवता। उन्हें ऐसे घूर रहा है जैसे वो बोर हो गया हो। काय को लगता है कि ये जल्दी निकल जाएगा। वो भालों के एक झुंड में एनर्जी डालता है और उन्हें सीधे क्रोनोस पर फेंकता है, जो एक डायमेंशनल ब्लेड निकालता है और उन्हें हवा से ऐसे काट देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और काय हैरान रह जाता है। क्रोनोस उस पर नजरें गड़ा देता है, अंदर आता है और काय की खोपड़ी में अपना हमला करता है। काय वहीं गिर जाता है। पार्टी हैरान है और राय ये समझ नहीं पा रहा है कि सबसे ताकतवर मेजेस में से एक पर्पल किंग बस एक पल में मर गया। पार्टी के बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोनोस उन्हें दो हिस्सों में काट देता है और बिना किसी असर के वहीं खड़ा रहता है। राय कुचलकर जमीन पर गिर जाता है। फिर आखिरकार भगवान बोलते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें उनके बीच एक बिल्कुल बेरंग इंसान मिला है और वो राय से कंफर्म करने के लिए कहते हैं। रे हालांकि बात यहीं खत्म नहीं होने देता। वो खुद को जबरदस्ती ऊपर उठाता है, कांपते हुए कि उसने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया है और वो ऐसे मरना नहीं चाहता। वो अपना हथियार क्रोनोस की तरफ तानता है, जो इस बात से खुश होता है कि एक बेरंग इंसान ने उसका सामना करने की हिम्मत की। जबकि रे अभी भी कांप रहा है, वो हार मानने से इनकार करता है और क्रोनोस बच्चे के इरादे को परखने का फैसला करता है। क्रोनोस काले जादुई गोले बुलाता है और उसके साथ वो उसे हॉलो पर्पल टोजी ट्रीटमेंट देता है। राय चिल्लाता है और वो तुरंत बाहर हो जाता है। फिर ये महसूस करते हुए कि वो बहुत आगे निकल गया है, भगवान लापरवाही से कहते हैं ऊप्स और समय पीछे कर देते हैं। राय को यकीन नहीं होता। अचानक वो बिना किसी खरोच के वहीं खड़ा रहता है। क्रोनोस निराशा की नर्क जैसी आग फैलाता है, रे को आग के घेरे में बंद कर देता है, ये देखने के लिए कि वो कैसे जवाब देगा। रे जानता है कि बेसिक हमले काम नहीं करेंगे, इसीलिए वो वही ब्लेड पकड़ता है जिससे क्रोनोस ने पहले अपने भाई को मारा था। शायद ये काम कर जाए। वो आगे बढ़ता है, आग को काटता है। वो पूरी तरह जल जाता है और आगे बढ़ते हुए चीखता है। उसकी स्किन भी जलने लगती है। क्रोनोस बस देखता रहता है, मजे लेता हुआ। फिर जब उसे अपने सीने में ब्लेड महसूस होता है तो उसका चेहरा जम जाता है। राय ने असल में एक भगवान पर साफ वार किया था, सीधे उसके दिल में। क्रोनोस बस मुस्कुराता है और सब कुछ फिर से रिवाइंड करता है। राय को शुरू में ही गिरा देता है और ये भी कहता है कि वो इम्प्रेस्ड है। राय फर्श पर गिर जाता है और अपना हथियार गिरा देता है, मानते हुए कि इस आदमी को हराने का कोई चांस नहीं है। वो सोचता है कि क्या सच में वो ऐसे ही मरेगा, और फिर जिनवू सन कॉल करता है और एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। यूआई का भला हो। क्रोनो की मौजूदगी ने रे की ब्लैक स्किल को सील कर दी है। क्रोनोस भी कंफ्यूज दिखता है। रे को अपनी पहली एबिलिटी मिलती है, स्किल ड्रेन, और वो क्रोनो की रिवाइंड एबिलिटी चुरा लेता है। रे स्क्रीन को घूरता रहता है जबकि देवताओं को पसीना आने लगता है। उसे इसका एहसास होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रे तुरंत रिवाइंड चालू कर देता है, कोई हिचकिचाहट नहीं। क्रोनोस फिर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो बस कुछ पल पीछे नहीं जाता। ये एक पूरा रिग्रेशन है। सिस्टम समय को सालों पीछे खींच लेता है। राय अपनी आंखें खोलता है और उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि ये क्या हुआ है। वो शीशा देखता है और खुद का एक छोटा रूप देखता है। रिग्रेशन के दौरान एक रहस्यमय व्यक्ति राय से कहता है कि वो क्रोनोस को हराने के लिए काफी ताकतवर नहीं है और इसीलिए उसने ये पावर रे को सौंपी ताकि वो आखिरकार देवता को हरा सके। अगर ये सच में तुम हो तो तुम्हें क्रोनोस को हराने में काबिल होना चाहिए, उस व्यक्ति ने कहा। फिर वो समझाता है, लेकिन रे को उसके बाद की कोई बात याद नहीं है। वर्तमान में वापस राय अभी भी सोचता है कि क्या वो सपना देख रहा है। फिर खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि उल्टा महल अभी भी सफेद है। कल वो काला था और 7 साल पहले से ये पूरी तरह सफेद नहीं था। तब ये धीरे धीरे पूरी तरह काला हो गया। दरवाजे खुले और तभी वे अंदर गए और क्रोनोस से मिले। उसे एहसास होता है कि उसने क्रोनो की रिवाइंड पावर चुरा ली है और इसने उसे 7 साल पीछे भेज दिया है। वो कंफर्म करने के लिए अपना फोन चेक करता है और उसका शक कंफर्म हो जाता है। फिर वो अपनी स्किल विंडो खोलता है और देखता है कि स्किल ड्रेन तो है, लेकिन रिवाइंड एबिलिटी चली गई है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल तक एक भी स्किल हासिल न कर पाने के बाद आखिरकार उसे एक स्किल मिल ही जाती है। स्किल ड्रेन के साथ पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हैं।
वो फिर से अपने फोन पर नजर डालता है। आज मेज का एग्जाम है। कट टू क्योटा वार्ड, मेज एसोसिएशन हेडक्वार्टर। रे अंदर आता है और देखता है कि जगह एकदम नई लग रही है, जो समझ में आता है अगर वो सच में टाइम में पीछे चला गया हो। तुरंत गॉड और ओ उसके सामने आ जाते हैं और इसे बेरंग नोबडी कहते हैं, जिसका यहाँ होने का कोई कारण नहीं है। राय को वे तब याद आते हैं जब वो उनकी पार्टी में हुआ करता था। वे उसके भाई के मिनियंस हैं और एग्जाम देने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। भले ही उसमें कोई टैलेंट नहीं है, वो जानता है कि वो गलत नहीं है। उसने ये एग्जाम बार बार दिया है और बस फेल होता रहा है। वो उस आदमी का हाथ झटक कर चला जाता है, जिससे वे एक बार के लिए चुप हो जाते हैं। एग्जाम प्रॉक्टर हिनाता रियान है, जो बी रैंक की मेज है, और वो उसे दोबारा देखकर खुश नहीं है। वो चेतावनी देती है कि अगर वो कोशिश करता रहा तो वो मारा जाएगा, भले ही ये सिर्फ एक एग्जाम हो। लेकिन रे कहती है कि इस बार कुछ अलग है। वे साइट पर जाते हैं और वो एक्सप्लेनेशन छोड़ देती है। उसे पहले से ही ड्रिल पता है। गॉब्लिन से 3 माना स्टोन इकट्ठा करो। बेसिक स्किल वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये आमतौर पर सबसे आसान एग्जाम होता है, लेकिन आज वो बदनाम घटना होती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके अतीत में हुआ था। एक रेड कैप दिखाई देता है, इस लेवल 1 डंजन से बहुत ऊपर। वो लेवल 37 पर है। हिनाटा मॉन्स्टर को लेकर घबरा जाती है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं होना चाहिए, और वो राय को भागने के लिए कहती है। रे जानती है कि वो उस लेवल गैप के साथ रेड कैप को नहीं हरा सकती, और ओरिजिनल टाइमलाइन में उसने उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपनी चोटों की वजह से रिटायर हो गई थी। लेकिन इस बार नहीं, रे ऐसा नहीं होने देगी। वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और चार्ज करता है। खुद से कहता है कि कमजोर होना उसकी गलती थी। इस बार कुछ अलग है। रेड कैप पास आता है और राय उसी समय अपना हथियार फेंकता है। उसे याद है कि रेड कैप एक स्किल से अपनी बॉडी को बफ करते हैं और नॉर्मल अटैक उन्हें छू भी नहीं सकते। इसलिए वो नंगे हाथों से उस आदमी के चेहरे पर वार करता है। उसके पंच से वो और गुस्सा हो जाता है और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन राय का मकसद बिल्कुल अलग था। सिस्टम फ्लैश होता है। राय ने मॉन्स्टर की बॉडी एनहांसमेंट स्किल चुरा ली है और उसके स्टैट्स बढ़ जाते हैं। उस बूस्ट के साथ वो अपनी तलवार उठाता है और एक साफ वर्टिकल स्लैश मारता है, और सिर्फ एक झटके में वो रेड कैप को काट देता है। हिनाटा इस कमजोर आदमी को हैरान होकर देखता रहता है और उसे एक ही वार में मार देता है। रे बाहर से शांत रहता है, लेकिन वो जानता है कि ये स्किल ड्रेन एबिलिटी बहुत बड़ी है। हिनाता सवाल पूछना शुरू कर देता है और वो घबरा जाता है। वो ये नहीं मान पाता कि उसके पास एक ब्लैक स्किल है, इसलिए वो इसे ब्रो का सबसे अच्छा बहाना मानकर टाल देता है। ये एक इत्तेफाक था। वो कहता है कि वो साफ तौर पर इस पर यकीन नहीं करती और कहता है कि एग्जाम इर्रेगुलर होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। वो घटना को लॉक करेगी और हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेगी। राय माना स्टोन उठाता है। वो जानता है कि इर्रेगुलर लोगों को अभी नहीं दिखना चाहिए और उसे पास होने के लिए अभी भी 2 और माना स्टोन चाहिए। हिनाता कहती है कि ये कहने का सही समय नहीं है कि ये खतरनाक है। फिर 2 और गॉब्लिन ऐसे आते हैं जैसे डंजन उनका हो, फिर परछाई से उन पर कूद पड़ते हैं। राय उन्हें नोटिस करता है और दोनों कमजोरों को एक ही झटके में काट देता है, जिससे वो असल में उससे ज्यादा इंप्रेस होती है, क्योंकि उसने पहले रेड कैप को हराया था और 3 स्टोन इकट्ठा करके वो जरूरत पूरी कर लेता है। उसे यकीन नहीं होता। एसोसिएशन के एंट्रेंस पर कट करें, जहां हिनाता रे को उसका ऑफिशियल मेज लाइसेंस देती है। वो कार्ड को घूरता है और उसे समझने देता है। पूरे 10 साल फेल होने और कचरे जैसा बर्ताव होने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। वो अब एक असली मेज है। हिनाता उसे मॉन्स्टर ड्रॉप्स के एक्सचेंज रेट्स भी बताती है। वे एक कीमती पावर सोर्स है, इसलिए उन्हें कैश में बेचा जा सकता है। क्योंकि उसने एक ए रैंक वाले मॉन्स्टर को हराया था, उसकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा है, लगभग 3 मिलियन। वो हैरान है कि कितने अच्छे मेजेस के पास ये हो सकता है, और घर की लड़की भी उसके लिए चीयर करने लगती है। फिर राय उससे एक आखिरी फेवर मांगता है। राय एक यूनिक दिखने वाले डंजन गेट पर पहुंचता है। वो अपने नाम और रैंक की तारीफ करने के लिए रुकता है। पहले वो अकेले डंजन में नहीं जा सकता था, लेकिन अब वो उसे लगता है कि वो आखिरकार उस भविष्य में अपना रास्ता बदल सकता है जिसे वो जानता था। तभी एक माना हैंड उस पर कसा जाता है। ये काय के मिनियंस हैं। वे उस पर अकेले अंदर जाने की कोशिश करने के लिए हंसते हैं और कहते हैं कि वो नियम तोड़ रहा है। राय उन्हें बताता है कि उसने एग्जाम पास कर लिया है, इसलिए उसे अलाउड है, लेकिन वे उसे झूठ बोलने के लिए कहते हैं। एक जोकर उसका सिर पकड़ता है और उससे कहता है कि वो साबित करे कि उसमें टैलेंट है। माना हैंड कंप्रेस्ड माना है, जिसे हाथ का शेप दिया गया है, इसलिए रे उसे निकाल नहीं पाता। अपने एनहांसमेंट के साथ भी ये काफी नहीं है, लेकिन उसके पैर फ्री है। वो आगे बढ़ता है, उस आदमी की नाक पर सिर मारता है और आदमी से खून बहने लगता है। इस कॉन्टैक्ट के साथ राय स्किल कॉपी करता है और बाहर निकल जाता है। वो अपना माना हैंड फायर करता है और उसी आदमी को रोकता है, और वे हैरान रह जाते हैं कि उसने सच में एक स्किल जगा दी है। दूसरा एक बेसिक फायरबॉल फेंकता है और रे एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट से अटैक को एक तरफ कर देता है। फिर एक ऐसा पंच मारता है जिससे वो आदमी दीवार से टकरा जाता है। वे घबरा जाते हैं कि उसके पास एक से ज्यादा स्किल है और अंदाजा लगाते हैं कि वो डुअल कलर यूजर है। रे उन्हें बताता है कि वे गलत हैं। उस आदमी से चुराया हुआ एक फायरबॉल बनाता है और कहता है कि उसके पास उसके ऊपर एक और रंग है। लड़के हैरान रह जाते हैं। उन्होंने तीसरे रंग के बारे में तो कभी सुना भी नहीं था। रे चेतावनी के तौर पर फायरबॉल उनके पास से फेंकता है, दूसरे आदमी पर बांध गिराता है और पूछता है कि क्या वे अब भी लड़ना चाहते हैं। दोनों हारने वाले एक दूसरे को देखते हैं और भाग जाते हैं। असली प्रॉब्लम उसका भाई काई है। अगर काई को पता चलता है कि रे जाग गया है, तो वो पहले की तरह उसका शिकार करेगा और उससे कुत्ते की तरह अपने ऑर्डर फॉलो करवाएगा। और अभी काई पहले से ही लेवल 50 पर है और सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। और भी बहुत कुछ आने वाला है, जैसे कि डंजन जो अनलॉक होने वाला है। रे को जल्दी लेवल चाहिए, इसलिए वो स्किल्स बनाने और अपने माना पूल को बढ़ाने के लिए अकेले ही डाइव करता है, जो दोनों लेवल पर आधारित है। जैसे ही वो चलता है, एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, एक फ्लेम विजार्ड, लेवल 38। रे के पास लिमिटेड माना है, वो अभी मुश्किल से एक फायरबॉल ही बना सकता है।
फ्लेम विजार्ड एक साथ कई कास्ट कर सकता है। यही लेवल गैप है। ये उन पर फायर करता है और रे हमारा लड़का उनसे सीधे मिलने के लिए अपना शॉट लॉन्च करता है। उसका फायरबॉल आने वाले शॉट्स में से सिर्फ एक को कैंसिल करता है, इसलिए उसे बाकी से बचना पड़ता है और वो मानता है कि आमने सामने की टक्कर काम नहीं करेगी। फिर भी हमेशा एक मौका होता है। 2 सेकंड की देरी। एक स्किल इस्तेमाल करने के बाद वो विजार्ड से दूरी कम करता है और जोर से अंदर जाता है। पहले कांटेक्ट में वो फायरबॉल स्किल चुरा लेता है, जो विजार्ड के पास हमला करने का एकमात्र तरीका है। मॉन्स्टर फिर से कास्ट करने की कोशिश करता है। स्पेल शुरू करने के लिए अपना हथियार उठाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। राय पहले ही इसे ले चुका होता है। वो विजार्ड के चारों ओर वही स्किल फायर करता है और उसे जलाकर राख कर देता है, जिससे लड़ाई खत्म हो जाती है। अपोनेंट को हराने से वो एक ही बार में लेवल 8 से 12 तक 4 लेवल ऊपर चला जाता है। मजबूत मॉन्स्टर ज़्यादा एक्सपीरियंस देते हैं और स्किल ड्रीन के साथ वे उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वो एक गोल सेट करता है, इस डंजन को छोड़ने से पहले कम से कम लेवल 30 तक पहुंचना। फिर वो वापस ग्राइंडिंग पर लग जाता है। एक और फायर विजार्ड, एक रेड कैप और एक लिजर्ड वॉरियर हार जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लेवल 27 पर पहुंच जाता है, लेकिन रफ्तार धीमी होकर 30 पर पहुंच जाती है। उसे और मुश्किल टारगेट चाहिए, इसलिए वो सबसे गहरे कमरे बॉस चेंबर की तरफ जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है और खाली अरीना के अंदर एक वॉरियर परछाई से बाहर निकलता है, स्कल डेमन, जिसके कमांड में हाई लेवल इम्स हैं। रे जानता है कि कई हाई लेवल दुश्मनों का सीधे सामना करना एक बुरा आइडिया है, लेकिन फिर भी स्किल्स चुराने से उसे एक मौका मिलता है। वो अपना बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और स्कल डेमन पर जोरदार पंच मारता है, लेकिन हिट कभी नहीं लगता। एक माना बैरियर उसे रोक देता है और वो पीछे हट जाता है, महसूस करते हुए कि शील्ड स्किल ड्रेन को भी ब्लॉक करती है, जिससे ये एक मुश्किल मैचअप बन जाता है। डेमन दहाड़ता है और डरावनी स्पीड से अंदर आता है। उसके स्ट्राइक से लगभग उसका नया हेयर कट हो जाता है। ये देखकर कि ये कैसे हो रहा है, राय अपने फॉल बैक प्लान पर स्विच करता है। उसे मॉन्स्टर को किसी काम की चीज से दूर रखना होगा, इसलिए वो इम्प्स के पीछे जाता है। वो एक उड़ते हुए इम्प की तरफ दौड़ता है, उसे हवा से मार गिराता है और स्किल ड्रेन से उसे आइस नीडल मिल जाती है। वो दूसरे इम्प्स को फायरबॉल और आइस नीडल से खत्म कर देता है। ध्यान भटकाने वाली चीजें खत्म होने के बाद वो बॉस की तरफ वापस मुड़ जाता है और स्कल डेमन तुरंत समनिंग मैजिक से एक इम्प को वापस बुला लेता है। ये ठीक है, राय यही चाहता था। वो इम्प को काट देता है और लेवल 28 पर पहुंच जाता है और सिस्टम उसे बताता है कि अब वो स्किल सिंथेसिस के लिए क्वालिफाई कर गया है। शुरू से यही प्लान था। स्कल डेमन गुस्सा हो जाता है और राय आइस नीडल और फायरबॉल को एक साथ कास्ट करना शुरू कर देता है, जिससे सिंथेसिस शुरू हो जाता है। दोनों एक नई यूनिक स्किल में मिल जाते हैं। उससे लैस होकर वो खुद को हवा में उछालता है और स्कल डेमन पर डाइव मारता है, हिट करने के लिए तैयार। पहले की तरह स्कल डेमन स्ट्राइक को रोकने के लिए अपना माना बैरियर फेंकता है। राय फायर लांस के साथ डाइव लगाता है। लांस जोर से मारता है, शील्ड पर ओवरलोड डालता है और उसे तोड़ देता है। राय आगे बढ़ता है और अपने लिए माना बैरियर स्किल भी ले लेता है। वो खुद को फिर से बूस्ट करता है और चार्ज करता है। वो बॉस की बॉडी एनहांसमेंट स्किल चुरा लेता है, जिससे वो पूरी तरह से खुला रह जाता है। वो दूसरा फायर लांस फायर करता है और उसे डेमन के सीने में घुसा देता है। मॉन्स्टर लाल लपटों में जलकर खत्म हो जाता है। इससे एक हरा माना स्टोन गिरता है और राय फिर से लगातार 4 बार लेवल अप करता है। एक फाइट के आखिर तक वो लेवल 33 पर पहुंच जाता है। फिर आखिर में सांस लेता है। उसे इसकी जरूरत थी। स्किल सिंथेसिस अलग अलग स्किल्स लेता है और उन्हें मजबूत स्किल्स में मिलाता है, और आपको अक्सर इसका एक्सेस लेवल 30 के आसपास मिलता है। राय को यकीन नहीं था कि वो इसे कर पाएगा, लेकिन उसे खुशी थी कि वो ऐसा करने में कामयाब रहा। सिस्टम पॉपअप होने के जस्ट बाद अब वो स्किल ड्रेन को अपग्रेड करने की जरूरत पूरी करता है। उसके पास पहले 3 स्किल्स थीं, अब वो 5 स्टोर कर सकता है, जिससे ये और भी आसान हो जाता है। हेडक्वार्टर्स में राय स्कल डेमन का माना स्टोन लौटा देता है। हिनाता हैरान रह जाती है और उसने एक हाई लेवल बॉस को अकेले हराया और सिर्फ एक दिन में लेवल 33 तक पहुंच गया। राय उसे गॉट लकी का बहाना बताता है और वो उसे कैप रोकने के लिए कहती है। कोई भी एक दिन में इतनी खेती नहीं करता, लेकिन उसके पास एक अच्छी खबर है, उसे बिना किसी शर्त के बी रैंक दिया जा सकता है। फिर एक जानी पहचानी आवाज काई को बीच में टोकती है, जिसे तथाकथित पर्पल किंग कहा जाता है। वो ये मानने से इनकार कर देता है कि ये हारा हुआ भाई उसका बेरंग छोटा भाई बी रैंक का है और इसे एक तुक्का या गलती कहता है।
हिनाटा नर्वस होने के बावजूद रे का साथ देता है और कहता है कि उसने अकेले ही रेड कैप और स्कल डेमन दोनों को मार गिराया। काई रे की तरफ मुड़ता है और उसे घूर कर पूछता है कि क्या उसने सच में ऐसा किया। फिर वहीं एक तेज पंच मारता है। असर से कमरा हिल जाता है, जिससे सबका ध्यान उस पर जाता है। पंच राय तक नहीं पहुंचा और वो बेपरवाही से अपने डिफेंस के पीछे घूरता है और उसे टोकता है। कहता है कि वो जो कर रहा है वो खतरनाक है। काई को एहसास होता है कि अफवाहें सच थीं। रे जाग जाता है और रेस की पुष्टि करता है। काई अपना मुक्का नीचे करता है और कहता है कि एक स्किल से कुछ नहीं बदलता। वो कहता है कि वो देखेगा कि वो कितना काबिल है और असल में उनके बीच लड़ाई की घोषणा करता है। हिनाटा परेशान दिखता है और काई से पूछता है कि क्या उसका यही मतलब है। काई कहता है कि अगर रे सच में बी रैंक का है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो राय को हरा देगा भले ही वो सच में बी रैंक का हो, और उस पर धोखा देकर ऊपर चढ़ने का आरोप लगाता है। काई की गुस्से वाली बकवास काम करती है और रे मैच के लिए मान जाता है। राय जानता है कि अगर वो अभी पीछे हटता है तो बाद में मामला और भी गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए लेवल गैप होने के बावजूद वो काई को घूरता है और मान जाता है, जिसकी काई को साफ तौर पर उम्मीद नहीं थी। वे मेज एसोसिएशन के एरिना में जाते हैं। राय खुद को तैयार करता है। वो जानता है कि वो 30 साल का है, जिसका मतलब है कि काई की तुलना में जो लेवल 50 पर है उसे अपने माना के इस्तेमाल को लेकर कहीं ज्यादा सावधान रहना होगा। काई एक बार में लगभग 5 स्किल्स चला सकता है और एक सीधी लड़ाई में एज जीत जाता है। लड़ाई तेजी से शुरू होती है और राय को किसी तरह उस गैप को कम करना होता है। वो एक आइस नीडल चार्ज करता है, जबकि काई 4 फायरबॉल्स घुमाता है। वे आपस में टकराते हैं और हवा में फट जाते हैं। काई हैरान है कि एक आइस नीडल उसके फायरबॉल्स का मुकाबला करने के लिए काफी थी। फिर रे पहले से ही बॉडी एनहांसमेंट के साथ चार्ज कर रहा है, जिससे काई को एहसास होता है कि वो जरूर डुअल वाइल्डर होगा। रे तेजी से गैप कम करता है, ये जानते हुए कि काई के पास सिर्फ एक स्किल के बराबर माना बचा होगा। रे स्किल सिंथेसिस को एक्टिवेट करता है और नीले और लाल रंग की स्किल को मिलाता है, जिससे काई को एहसास होता है कि वो 3 रंगों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो घबराता नहीं है, वो असल में मुस्कुराता है। और ठीक उसी समय जब रे का अटैक जमीन पर उतरने वाला होता है, काई एक फायर बॉल फेंकता है जो सिंथेसाइज्ड अटैक पर हावी हो जाता है और रे को पीछे धकेल देता है। राय को यकीन नहीं होता कि एक मामूली फायर बॉल उसकी स्किल से मैच कर सकता है। इस बीच काई को समझ आता है कि राय इतना कॉन्फिडेंट क्यों दिखता है। वो कई एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब काई बिल्कुल अलग लेवल पर होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और फायर बॉल चार्ज करता है और उन्हें रे पर फायर करता है, जो दौड़कर बाहर निकलता है, कुछ दूरी बनाता है और एक और फायर लैंस फायर करता है। लेकिन काई नहीं हिचकिचाता। एक फायर बॉल लैंस को मिटा देता है और आगे भी बढ़ता रहता है। रे एक माना बैरियर फेंकता है, लेकिन वो भी हिट से टूट जाता है और उसे उड़ा देता है। इस पॉइंट पर काई बिना कोशिश किए ही उस पर हावी हो जाता है और रे की स्किल्स काम नहीं कर रही हैं। काई को पक्का यकीन है कि वो जीत जाएगा। अगर रे घुटने टेक दे और मान ले कि उसे चैलेंज करने की उसने गलती की है तो वो माफ कर देगा। रे फ्रस्ट्रेट है, वो अपनी स्किल्स नहीं बदल सकता या लड़ाई के बीच में अपना माना पूल नहीं बढ़ा सकता, और एक सेकंड के लिए उसे लगता है कि सरेंडर करना ही एकमात्र चाल है। फिर उसे वो भविष्य याद आता है जिसमें वो जिया था 10 साल अपने भाई के गुलाम के तौर पर, और इससे वो पीछे हट जाता है। वो चिल्लाता है कि वो घुटने नहीं टेक रहा है। ये सुनकर काई ज़्यूस को और गुस्सा आता है और वो तय करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे मार डालेगा और पूरी ताकत लगा देता है। वो ओवरक्लॉक शुरू करता है, अपने फायरबॉल को बहुत ज्यादा आउटपुट पर ले जाता है, लेकिन बहुत सारा माना खर्च करता है। अपने हाथ में उस बूस्टेड फायरबॉल को जलाकर काई दिखाता है कि एक किंग लेवल का मेज क्या कर सकता है। काई के चारों ओर 10 फायरबॉल आ जाते हैं और ये साफ है कि राय के पास कोई मौका नहीं है। वो इसे वैसा ही देखता है जैसा ये है, वही जबरदस्त आउटपुट जो उसके भाई को सबसे मजबूत बनाता है। वो बाकी सभी किंग रैंक वाले मेजर्स में से एक बार में सबसे ज्यादा माना इस्तेमाल कर सकता है। मुश्किलें उसके खिलाफ होने के बावजूद राय कहता है कि वो इसी का इंतजार कर रहा था। वो सीधे उसकी तरफ दौड़ता है। उस 10 फायरबॉल बैराज को चलने के लिए ओवरक्लॉक की जरूरत है और ओवरक्लॉक का एक कूल डाउन होता है। रे कूदता है और काई उसे बेवकूफ कहता है कि उसने खुद को हवा में सबसे बुरी जगह पर डाल दिया है जहां से वो बच नहीं सकता, और उस पर पूरा बैराज चला देता है। रे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो आखिरकार माना हैंड दिखाता है, एक स्किल जिसे उसने छिपा कर रखा था, और उसे जमीन पर पटक देता है। काई रे को एक और नई स्किल देखकर हैरान हो जाता है। राय सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 10 फायरबॉल है या 20, अगर वे हिट नहीं होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंकर्ड माना हैंड का इस्तेमाल करके वो खुद को नीचे खींचता है और काई के पीछे पहुंच जाता है, जो एक किंग होने के बावजूद कूल डाउन से नहीं बच सकता। इस छोटी सी विंडो में काई पूरी तरह से खुला है। रे बीच में आता है और अपना चेहरा तोड़ लेता है, जिससे राजा जमीन पर गिर जाता है। इसके ऊपर रे काई का ओवरक्लॉक अपने लिए चुरा लेता है। इसके साथ ही काई के पास अब कोई मौका नहीं बचता। काई गाली देते हुए उठता है और राय समझ जाता है कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। काई राय पर गुस्सा होता है और अपनी पर्पल पावर को एक आइसिकल के आसपास लपेटता है और सबसे मजबूत पावर डेमन लैंस दिखाता है। राय जम जाता है। ये पर्पल की सबसे मजबूत स्किल है और उसे नहीं लगा था कि काई को ये इतनी जल्दी मिलेगी। काई इसे रे पर फेंकता है, जो मुश्किल से बच निकलता है। ये चीज तेज है और जोर से मारती है और काई जब चाहे और भी बना सकता है। वो पहला पंच सिर्फ इसलिए लगा क्योंकि काई उसके साथ लापरवाह था। एक बार जब पर्पल किंग सीरियस हो जाता है तो राय को एहसास होता है कि वो उससे ज्यादा मजबूत होगा। लांस उसका पीछा करते रहते हैं और रे उनसे इंच इंच दूर बचता है, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा जाती और काई के पास उसे खत्म करने के लिए काफी माना हो जाता है। राय गुस्से में एक फायर लांस चलाता है, जिसका जवाब काई एक और खतरनाक लांस से देता है। वे एक धमाके में टकराते हैं, जिससे राय एरिना की दीवार से टकरा जाता है और एक गड्ढा बन जाता है। रे मुश्किल से खड़ा होता है, जबकि काई उसे बीच लड़ाई में समझाता है, उसे याद दिलाता है कि वो पर्पल किंग क्यों है और सबसे ताकतवर जिंदा लोगों में से एक है। राय बहस नहीं कर पाता। काई उसका मजाक भी उड़ाता है कि वो सिर्फ इसलिए घमंडी बन रहा है क्योंकि वो बहुत सारी स्किल्स इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकता है। इससे रे को एक आइडिया आता है, वो उसे रॉ पावर या सिर्फ स्किल्स की संख्या से नहीं हरा सकता। लेकिन क्या होगा अगर वो पर्पल स्किल का असली पोटेंशियल ढूंढ ले? अब तक वो अपने लिमिटेड माना के कारण सिर्फ 2 कलर सिंथेसिस ही कर पाया है, इसलिए वो ओवरक्लॉक ऑन करता है और लिमिट पार कर जाता है। काई हैरान है कि राय वही टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है और इसके साथ रे अपनी इस्तेमाल की जा सकने वाली माना को 2 गुना कर देता है। वो एक अपग्रेडेड सिंथेसिस अनलॉक करता है जो किसी और के पास नहीं है, एक स्किल जिसे स्किल सिंथेसिस ब्लैक कहते हैं। उसे ठीक यही चाहिए था। राय मुस्कुराता है और काई आखिरकार परेशान दिखता है। उसे एहसास होता है कि राय ने अभी-अभी उसकी माना कैपेसिटी बढ़ाई है। राय अपने हाथ में पावर इकट्ठा करता है, कुछ ऐसा करने वाला है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, एक 3 कलर सिंथेसिस। रे अपने रेड फायरबॉल, ब्लू आइस नीडल और येलो एनहांसमेंट को एक में मिला देता है और वो एक पर्पल ब्लैक पावर अनलॉक करता है। काई हैरान रह जाता है। जाहिर है इस दुनिया में किसी ने भी ब्लैक माना के बारे में नहीं सुना है। ये ब्लू, रेड और येलो रंग में आता है और राय को लगता था कि वो उनमें से किसी एक को भी नहीं संभाल सकता। पता चलता है कि वो गलत था। उसका शरीर तीनों को निगल सकता है और अब वो डार्क मेज के रूप में वहां खड़ा है, काई का करियर खत्म करने के लिए तैयार। काई को पसीना आने लगता है और वो रे के सिर पर एक पर्पल लाश चलाता है, उसे कंट्रोल से बाहर होने से पहले रोकने की कोशिश करता है। राय नहीं हिलता, वो अपने डार्क मैजिक से अटैक को कुचल देता है और अंदर घुस जाता है। काई को लगता है कि वो घिरा हुआ है और राय अपनी नई पावर से उस पर हमला कर रहा है, इसलिए वो रे की हथेली में बन रहे डार्क स्फीयर को रोकने के लिए एक बड़े आइसिकल पर हमला करता है। राय हिचकिचाता नहीं है और एबिस फ्लेम फायर करता है। ये काई के बड़े पर्पल लांस से टकराता है। काई दोनों अटैक को टकराते हुए देखता है और महसूस करता है कि उसका अटैक हार रहा है। एक बड़ा धमाका होता है और जब धूल जम जाती है तो रे अकेला खड़ा होता है। वो चारों ओर देखता है और के को फर्श पर ठंडा पड़ा देखता है। राय को यकीन नहीं होता, उसने सच में अपने भाई को हरा दिया। फिर एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, नई स्किल मिल गई। एबिस फ्लेम ऑफिशियली उसकी इन्वेंट्री में है और इसका मतलब है कि उसने कदम बढ़ाया। हिनाता दौड़कर अंदर आता है और सबसे पहले रे को चेक करता है, पूछता है कि वो किस तरह का अटैक था। रे इशारा करता है कि वो ठीक है और वो बैडी के सामने फ्लेक्स करने का फैसला करता है, ये जानते हुए कि वो इसे हमेशा के लिए छिपा नहीं सकता। इसलिए वो ब्लैक पावर का थोड़ा सा हिंट दिखाता है और कहता है कि ये बेसिकली एक ब्लैक स्किल है। हिनाता की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो दुनिया का अकेला इंसान है, दुनिया का पहला जिसके पास इस तरह का स्किल है। रे पूछती है कि क्या उसे एसोसिएशन को इसकी रिपोर्ट करने की जरूरत है। वो इसे चुपचाप रखना चाहता है और कोई सीन नहीं बनाना चाहता। अभी उसे स्किल दिखाने के बावजूद हिनाता बस उसे बताती है कि उसका ये मतलब नहीं था। बर उसे जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका छोड़ने वाला था। उसे अभी भी समझ नहीं आता, इसलिए वो समझाती है कि हर कलर का सबसे मजबूत यूजर किंग का टाइटल पाता है। क्योंकि रे अकेला ब्लैक मेज है, वे उसे तुरंत ब्लैक किंग का नाम दे सकते हैं। वो इसके बारे में सोचता है लेकिन अभी वो ऐसा नहीं चाहता और उसका लेवल वैसे भी दूसरे किंग से बहुत कम है, इसलिए वो पास हो जाता है। फिर रे लापरवाही से कहता है, वैसे मेरा भाई मर गया है या क्या? और हिनाता बिना किसी चिंता के जवाब देती है, कहती है किंग्स जल्दी ठीक हो जाते हैं और कहती है कि वो उसे मेडिकल रूम ले जाएगी। फिर दोनों के फोन बजते हैं। ये एक क्रिटिकल अलर्ट है, एक खतरनाक डंजन अभी अभी आया है जिसका लेवल 70 बताया जा रहा है। राय को बेसब्री से इंतजार है कि ये आखिरकार आ ही गया। इबुकुरो डंजन। अभी के राजा सिर्फ लेवल 50 के आसपास हैं। पहले हफ्ते की ओरिजिनल टाइमलाइन में सभी राजाओं को एहसास हुआ कि वो डंजन के सामने कितने कमजोर हैं, इसलिए इबुकुरो डंजन को छोड़ दिया गया। इससे मुसीबत का दरवाजा खुल गया, लाल मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे। ये घटना डंजन कोलैप्स है। ऐसा तब होता है जब कोई डंजन दिखने के बाद तय समय में साफ नहीं होता। अभी किसी को नहीं पता कि कोलैप्स भी होते हैं या डंजन को अकेला छोड़ने से मॉन्स्टर बाहर निकल आते हैं। उस समय इबुकुरो पहला रिकॉर्डेड कोलैप्स और ब्रेक था जिससे कई लोग मारे गए थे। टोक्यो पर बड़े मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था और सिर्फ कुछ लोग ही बच पाए थे। इस बार रे इसे रोकने पर अड़ा है और कहता है कि कोलैप्स को रोकना उसकी जिम्मेदारी है। वो हिनाता से कहता है कि वो डंजन साफ कर देगा, जिससे वो घबरा जाती है। उसकी स्किल्स के बावजूद वो कहती है कि ये बहुत खतरनाक है। इसके अलावा सिर्फ ए रैंक और उससे ऊपर के मेस को ही इतनी हाई रिकमेंडेशन वाले डंजन में जाने की इजाजत है। अच्छी बात यह है कि कोलैप्स होने में अभी समय है। अगला ए रैंक इवैल्यूएशन 1 हफ्ते में है ना? रे पूछती है और वो कंफर्म करती है। उस मामले में रे ने पक्का इरादा कर लिया है कि वो इसे पास करेगी और अगले एग्जाम में 1 रैंक हासिल करेगी। रे के बड़े प्लान सुनकर हिनाता लगभग उछल पड़ती है। ए रैंक प्रमोशन, अपनी स्किल्स से तुम एग्जाम भी पास कर सकते हो, वो कहती है। राय शांत रहता है और पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। हिनाता बताती है कि ए रैंक एग्जाम देने के लिए तुम्हें पहले एक पार्टी के साथ बी रैंक का डंजन क्लियर करना होगा। दूसरे शब्दों में रे को 1 हफ्ते के अंदर एक पार्टी बनानी होगी और उसके ऊपर डंजन क्लियर करना होगा। ये सुनकर हम अगली बार रे को एक बेंच पर बैठे और अपने फोन को घूरते हुए देखते हैं। मैं पूरी तरह से भूल गया, वो बुदबुदाता है। उसके मैसेज में लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये बात पहले ही फैल चुकी है कि वो बेरंग है और कोई भी उसके साथ टीम नहीं बनाना चाहता। फिर भी वो जानता है कि उसे डंजन क्लियर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ये सोचते हुए कि उसे क्या करना चाहिए, वो लड़कियों के एक ग्रुप से बात करते हुए ज्यादा जोर से बोलता है। 3 लड़कियां एक दूसरी लड़की के सामने खड़ी हैं और लीडर उससे खुश नहीं है। मैंने तुम्हें अंदर इसलिए आने दिया क्योंकि तुम 2 रंग की हो, लेकिन तुम्हारा जोश कमजोर है, लीडर कहता है। लड़की सिर झुकाकर माफी मांगती है। रे खड़ा होकर आह भरता है। उसे कुछ ऐसा मिला है जो वो सच में देखना नहीं चाहता था।
इससे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब उसके साथ बेकार जैसा बर्ताव किया जाता था। वो ये बात अच्छी तरह जानता है। फिर लीडर सीधे लड़की को कचरा कहता है। रे की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये इचनासी ए है, वही है जिसे भविष्य में किसी दिन स्कारलेट किंग कहा जाएगा। हालांकि अभी उसे अपनी ही पार्टी नाकाबिल होने के लिए बुली कर रही है। फिर भी रे को यकीन नहीं हो रहा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। इचनासी की आवाज़ कांपती है जब वो कहती है कि अगर उसे बाहर निकाला गया तो वो अपनी बहन के हॉस्पिटल के बिल नहीं भर पाएगी, और वो अपने लीडर से अगली बार बेहतर करने का वादा करती है। लीडर उससे कहता है कि आज की रेड में खुद को साबित करो वरना वो बाहर हो जाएगी। इचनासी सिर हिलाती है और कहती है कि वो अपना बेस्ट देगी। जैसे ही वे निकलते हैं, रे देखता है और सोचता है कि क्या वो ठीक होगी। उस दिन बाद में वो सोचता है इचनासी कुछ सालों में स्कारलेट क्वीन बन जाती है, लेकिन इससे पहले कुछ बुरा होगा। अगर उसे ठीक से याद है, ठीक इसी समय वो एक बॉस फाइट में बुरी तरह घायल हो जाती है और सालों के लिए कोमा में चली जाती है। फिर उसे एहसास होता है, शायद आज ही, उसे पक्का नहीं पता, लेकिन उसे लगा कि वो वहां नॉर्मल बर्ताव नहीं कर रही थी। रे तुरंत चल पड़ता है। वो जानता है कि उसे जल्दी करनी है। इस बीच उसकी पार्टी बॉस रूम में पहुंचती है। उनकी पार्टी का मुकाबला लेवल 44 की दुल्हन से है। लीडर मुस्कुराती है और कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। फिर बिना किसी वार्निंग के इचनासी को आगे धकेल देती है। वो कहती है, अकेले लड़ो। इचनासी चौंक जाती है और उससे कहती है कि वो अकेले दुल्हन को नहीं हरा सकती, और लीडर आराम से जवाब देता है, उस मामले में उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो और आगे बढ़कर कहती है, तुम ये अपनी छोटी बहन के लिए कर रही हो, है ना? इचनासी अपना सिर नीचे करती है और कहती है कि वो समझ गई है, और वो अकेले ही दुल्हन का सामना करती है, जबकि उसकी पार्टी उसके पीछे मुस्कुराती है और देखती है। इचनासी एक आग का गोला फेंकती है और उसे दुल्हन की ओर फेंकती है। वो लगता है, लेकिन कुछ नहीं होता। दुल्हन बिना एक इंच हिले वहीं खड़ी रहती है। ये काम नहीं कर रहा है। वो घबरा जाती है। दुल्हन आगे बढ़ता है और उस पर हमला करता है। वो मुश्किल से बचती है और पीछे गिर जाती है। ये उसे आराम करने का कोई समय नहीं देता और उसे खत्म करने के लिए दूसरी बार पास आता है। ये हमला करने ही वाला होता है और मन ही मन सोचता है, मुझे पता था, मैं बेकार हूं, और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रे अंदर आता है और एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट चिल्लाता है। वो वार को रोकता है और इचनासी हैरानी से देखती है। फिर रे अपना हमला शुरू करता है, जिससे दुल्हन एक ही वार में पीछे उड़ जाती है। वो इचनासी की ओर मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। पार्टी घूरती है। वो कौन है? लीडर एनॉट से पूछता है। दुल्हन बहुत भारी मॉन्स्टर माने जाते हैं, फिर भी उसने उसे सिर्फ एक तलवार से उड़ा दिया। वे हैरानी से देखते हैं। दुल्हन दहाड़ता है और वापस खड़ा हो जाता है। जैसा कि उम्मीद थी, ये काफी नहीं था। दुल्हन के आर्मर एक मजबूत स्किल से मजबूत किए गए हैं। नॉर्मल हिट उन्हें भेद नहीं पाएंगे। ये जानते हुए कि वो तेजी से अंदर घुसेगा, दुल्हन एक तरफ झुकता है और वो निकल जाता है। तो मैं इसे चुरा लूंगा और बंद कर दूंगा, वो कहता है, और स्किल ड्रेन एक्टिवेट करते हुए हाथ बढ़ाता है। वो दुल्हन को छूता है, लेकिन कुछ भी ट्रिगर नहीं होता। उसका प्रोटेक्शन एक्टिवेट नहीं होता। दुल्हन काउंटर करता है। रे उसे पीछे धकेलता है। इचनासी पुकारता है, क्या तुम ठीक हो? हाँ, वो सांस लेते हुए कहता है। वो मॉन्स्टर को देखता है। आर्मर सिर्फ बाहरी शेल है। स्किल चुराने के लिए उसे उसके असली शरीर को छूना होगा। दुल्हन अपनी तलवार फर्श पर मारता है, जिससे उन पर एक हरी शॉकवेव जाती है। रे इचनासी के सामने आता है और उसे अपने पीछे रहने के लिए चिल्लाता है। वो ठीक समय पर एक बैरियर लगा देता है। शॉकवेव इतनी तेज होती है कि उनके पीछे की पार्टी उड़ जाती है, और तभी पार्टी लीडर दुल्हन पर आइस नीडल चलाता है, लेकिन वो उसे झटक देती है और काउंटर करती है, जिससे उसका हमला आसानी से खत्म हो जाता है। और उसी समय वो पूरे अरीना में एक और शॉकवेव भेजता है, लेकिन इस बार सीधे पार्टी लीडर पर निशाना बनाते हुए, जो उसे अच्छी तरह से लगती है। रे ने देखा और जान गया कि आइस नीडल काम नहीं करेगी। अगर ऐसा है तो तलवार, और कहता है कि उसे दुल्हन की मजबूती देने वाली स्किल से ज्यादा मजबूत चीज चाहिए। वो आगे बढ़ने के लिए दौड़ता है और उस जगह पर हैरान रह जाता है। राय अपनी एबिस क्लेम को चार्ज करता है और दुल्हन फिर से दौड़ता है। राय की तरफ एक और शॉक वेव भेजता है, लेकिन राय काउंटर करता है और अपना जादू करता है। ये उसमें से गुजरता है और खतरनाक स्पीड से मॉन्स्टर तक पहुंचता है। ये ब्लैक माना में डूबे मॉन्स्टर से जुड़ता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिससे मॉन्स्टर एक ही हिट में गिर जाता है। मॉन्स्टर गायब हो जाता है और एक माना स्टोन गिरता है। इचिनाज मॉन्स्टर को एक ही हिट में गिराने से और भी ज्यादा हैरान होकर उसे पुकारता है और धन्यवाद देता है। राय कहता है कि उसे खुशी है कि वो ठीक है। जैसे ही वो क्रिस्टल को देखता है, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में पढ़ा था, और वो नतीजा बदलने से खुश है। पार्टी लीडर उठती है और पहले से भी ज्यादा नाराज हो जाती है। वो सोचती है कि क्या हो रहा है। वो बड़बड़ाती है कि वो मजबूत है, लेकिन इनाम उसका होना चाहिए, और उनका क्रिस्टल छीनने के ख्याल से उसके मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो चिल्लाती है कि माना स्टोन उनके तहखाने में गिरा है, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और उसे दे दो। इचिनाज पीछे हट जाता है, कहता है कि उसने उन्हें बचाया,
जबकि रे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बदले में इचिनास को रिक्रूट कर सकता है तो वो उन्हें दे देगा। सब लोग इचिनास सहित फ्रीज हो जाते हैं। राय उसे देखता है और कहता है कि ये तभी होगा जब वो इसके लिए ठीक हो। बेशक। लीडर हंसता है और तुरंत मान जाता है। वो वैसे भी इचिनासी को पसंद नहीं करती और उसे मानने के लिए दबाव डालती है। इचिनास अपनी मुट्ठी भींचती है और कहती है, समझ गई, अब मैं तुम्हारी देखभाल में हूं। लीडर किसी के पलक झपकने से पहले ही स्टोन छीन लेता है और चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इचिनास जैसा कचरा इतने में बेचा जा सकता है। राय उसे जाते हुए देखता है, ये जानते हुए कि ये सिर्फ बेकार का बोझ नहीं है। इचिनास उसे बुलाने के लिए धन्यवाद देती है और पूछती है कि क्या ये सच में ठीक है। उसे चिंता होती है कि वो उसे नीचे खींच लेगी, जबकि वो अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो उन लोगों से ज़्यादा मजबूत हो जाएगी जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। वो हैरान है और सोच रही है कि उसके और मजबूत होने का क्या मतलब है। वो कहता है कि उसने उसे पहले एसोसिएशन में देखा था और इत्तेफाक से उनकी बातचीत सुन ली थी। उस पल को याद करके उसका मूड खराब हो जाता है, लेकिन रे को लगता है कि वो उसे सपोर्ट कर सकता है और अपना हाथ बढ़ाता है और वो घबराकर उसकी बातों पर सोचती है। फिर उसका मूड बदल जाता है और वो कॉन्फिडेंस से मान जाती है। उससे कहती है कि अब से वो उस पर भरोसा करेगी और रे भी उससे यही कहता है। अगले दिन डंजन के गेट पर राय कहता है, चलो बी रैंक डंजन खाली करते हैं। इचिनास पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वे बाद में ए रैंक का एग्जाम दे सकते हैं। वो कंफर्म करता है और सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर एक चाबी भी है जो उसे और मजबूत बनाएगी। एक चाबी, वो दोहराती है, फिर सोचती है कि अगर वो और मजबूत हो जाती है और रैंक बढ़ा लेती है तो वो अपनी बहन के मेडिकल बिल भर सकती है। राय कहता है, ठीक है चलो। वो सर हिलाती है और वे अंदर जाते हैं। डंजन के अंदर एक क्रिस्टल गुफा में इचिनास को कुछ दिखता है। वे काले भेड़ियों से टकराते हैं जिनकी नजरें पहले से ही उन पर टिकी होती हैं। कॉन्फिडेंस के साथ राय कहता है कि इसे उस पर छोड़ दो, फिर एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और आसानी से उन्हें काट देता है। इचिनासी देखती है, हैरान है कि आयामा के साथ उसकी पुरानी पार्टी मजबूत थी, लेकिन रे एक बिल्कुल अलग लीग में है। उनकी तुलना उससे की भी नहीं जा सकती। वे और अंदर जाते हैं और रे उसे बताती है कि वे आ गए हैं। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, जैसा हमने प्लान किया था। और जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, हम देखते हैं कि दीवार में उसके हमले से एक बहुत बड़ा गड्ढा बढ़ाने के लिए कई एसोसिएशन में वापस इचिनासी कहता है कि उन्होंने ए रैंक एग्जाम में जाने की जरूरत पूरी कोशिश करनी होगी। राय मान जाता है। आखिर में प्रमोशन टेस्ट का समय आ गया है और वो किसी भी हाल में पास हो जाएगा। वे हॉलवे से नीचे जाते हैं और जब कोई उनके सामने आता है, उसकी पुरानी पार्टी लीडर, तो वो भड़क जाती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसे कभी नहीं लगा कि इचिनासी जैसा नाकाबिल इंसान एग्जाम भी देगा। इचिनासी हैरान रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। इसलिए रे आगे आती है, अल्फा मेल का रोल निभाते हुए, और असल में उन्हें भाड़ जाने के लिए कहती है। इचिनासी उन लोगों से नहीं हारेगी जिन्होंने उसे अकेले लड़ने पर मजबूर किया। लड़की मजाक उड़ाती है और कहती है कि वैसे भी उसकी पार्टी में बेहतर मेंबर है। और फिर एक बहुत बड़ी बैडी आती है, जानू यूरी। वो कहती है कि राय और इचिनासी उसे कभी नहीं हरा सकते। राय उसे उसके तोप के गोलों के सही से पहचानता है और इससे भी ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि पिछली जिंदगी में जब भी उसका मन करता था, वो अकेले ही हाईलाइट डंजन पार कर लेती थी और फेमस हो जाती थी। अभी वो रे को एनालाइज करती है। रे को लगता है कि वो शायद अब एक रैंक आगे होगी। उसे एनालाइज करने के बाद वो कहती है, यंग मैन तुम इंटरेस्टिंग लग रहे हो। और रे को अभी जैकपॉट मिला है। इचिनासी रे से पूछती है कि क्या गलत है और यूरी उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रही है। यूरी रुकती है, फिर क्लिक करती है और किरासाकी रे, वो जरूर किरासाकी काई का भाई होगा। उसने सुना है कि काई को किसी ने हराया था और पूछती है कि क्या वो राय था। इचिनासी को यकीन नहीं होता और वो उससे पूछती है कि क्या ये सच है। यूरी जाने के लिए मुड़ती है और कहती है कि फिर भी रे उसे हरा नहीं पाई। पर्पल किंग के बारे में कहा है और उसे शक है कि वो उससे कंपेयर करता है। जैसे ही वो चली जाती है, राय उसे घूरता है, जो होने वाला है उसके लिए पहले से ही एक्साइटेड है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक एग्जामिनर बताता है कि वे एक आर्टिफिशियल गोलम से लड़ने की काबिलियत टेस्ट करेंगे, जो नॉर्मल पत्थर के गोलम से ज्यादा मजबूत होता है। क्यों नहीं? सबसे पहले राय को बुलाया जाता है कि वो गोलम का सामना करता है, जो अपना ब्लेड निकालता है वो भी तैयार होता है। फिर राय फायर मैजिक चार्ज करता है। दूसरे एग्जामिनर फुसफुसाते हैं कि गोलम पर फायर इस्तेमाल करने के लिए वो बेवकूफ है। कहती है कि तेजी से अंदर आता है और ये गोलम के स्ट्राइक को पार करता है। फिर सिंथेसिस स्किल का इस्तेमाल करके फायर लैंड्स बनाता है और उसे गोलम के शरीर में घुसा देता है। एक शॉट में गोलम गिर जाता है और उससे धुआं उठता है, जिसमें एग्जामिनर भी शामिल हैं। सब लोग हैरान होकर देखते हैं कि उसने इसे एक ही हिट में खत्म कर दिया और उसने डुअल कलर अटैक का इस्तेमाल किया। यहां तक कि बैडी भी ध्यान देती है। वो बुदबुदाती है, बुरा नहीं है और देखती रहती है। फिर इचिनासी की बारी आती है।
वे उसके माना पूल को टेस्ट करते हैं, उसके हाथ एक क्रिस्टल पर रखवा कर। उसका बूढ़ा लीडर उसे घूरता है और कहता है कि उसे कोशिश करने के लिए शर्म आनी चाहिए। इचिनासी क्रिस्टल को छूती है और उसके चारों ओर एक आग का बड़ा धमाका होता है। सब चौंक जाते हैं। लोग पूछते हैं कि ये लड़की आखिर है कौन। उसका पुराना लीडर रैटल्ड जोर देता है कि वो जरूर चीटिंग कर रही है। आखिर में मॉक बैटल का समय आ गया। पहला मैच इचिनासी बनाम उसका पुराना लीडर आइसयामा। इचिनासी खुद को शांत करती है। वाइलियामा गुस्से में है और उसे फाड़ने के लिए तैयार है। सिग्नल बजता है। आइसयामा तुरंत 3 बर्फ की सुइयां छोड़ती है। जैसे ही वे लगने वाली होती हैं, इचिनासी एक बड़े आग के गोले से जवाब देती है, जो सुइयों को निगल जाता है और एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। आयामा पीछे हट जाती है, हैरान कि इचिनासी के पास इतनी फायर पावर है। समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। इचिनासी हार नहीं मानती और एक और आग का गोला चार्ज करना शुरू कर देती है। इसियामा एक माना बैरियर फेंकती है, कहती है कि उसे कम मत समझो। इतने आसान हमले के लिए उसे बेवकूफ़ कहती है और एक काउंटर लाइनअप करती है, लेकिन आग के गोले बैरियर से टकराते रहते हैं और फीके नहीं होते। आयामा को पसीना आने लगता है। अटैक क्यों नहीं रुकेगा? इचिनासी का माना पूल बहुत बड़ा है, इसलिए वो एक के बाद एक फायर करती रह सकती है और बैरियर हमेशा के लिए नहीं टिकेगा। आखिर में वो टूट जाता है। एक आग का गोला लगभग आयामा को टैग करता है जब वो भागती है, लेकिन पत्थर का एक टुकड़ा आसमान में उड़कर उसके सिर पर लगता है। अजीब बात है, वो बेहोश हो जाती है। एग्जामिनर इचिनासी को विनर घोषित करता है। राय उसे बधाई देता है। वो उसे धन्यवाद देती है और उसके मैच के लिए शुभकामनाएं देती है। फिर राय की नज़रें यूरी से मिलती हैं और वो उसे पहले से ही इंतजार करते हुए देखती है। राय और यूरी एरिना में कदम रखते हैं। कोई हैरानी नहीं, वे मैच हो गए। क्या इत्तेफाक है। दोनों मुस्कुरा रहे हैं। ये मज़ेदार होने वाला है। यूरी पूछती है कि वो एग्जाम क्यों दे रही है। कहती है कि वो दूसरों की तुलना में कहीं ज़्यादा तैयार लग रहे हैं। राय इसे साफ नहीं रखता। उसे कुछ करना है, इसलिए वो यहीं नहीं रुक सकता। यूरी उसके जवाब के बारे में सोचते हुए चुप हो जाता है और वो चेतावनी देती है, मैं मजबूत हूं, तुम्हें पता है। राय मान जाता है और कहता है कि वो वैसे भी जीतेगा। दिलचस्प है, वो कहती है। लड़ाई शुरू होती है। यूरी माना कन्वर्जन से शुरू करता है। माना तलवारों का तूफान बुलाता है जो स्क्रीन पर फिट होने से कहीं ज़्यादा है और उन्हें रे पर चलाता है। वो ब्लॉक करता है और डॉज करता है। हैरान है कि उसके पास ये रेयर और बस्टेड स्किल है जिससे आप माना को आज़ादी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर ले को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। एक बहुत बड़ा ब्लेड ऊपर से गिरता है। वो आखिरी सेकंड में कूद जाता है। वो डॉज की तारीफ करती हैं और रे पहले ही अपनी तलवार लेकर दौड़ता है। हालांकि वो उसे ऐसा नहीं करने देती, एक और हमले से उसे रोक देती है। रे एक माना बैरियर बनाता है, हमले को रोकता है और वापस वार करता है। बाल बाल बचता है। यूरी उससे बचने के लिए हवा में कूद जाती है। राय मौके का फायदा उठाता है और अपना डुअल कलर फायर लांस चलाता है। वो माना कन्वर्जन से ढाल बनाती है और मुश्किल से उसे रोकती है। रे उसकी डिफेंस को बेदाग और उसकी ताकत को उम्मीद के मुताबिक बताती है, जबकि इचिनासी साइड लाइन से उसका साथ देती है। यूरी फिर से पावर अप होता है, कई माना स्पीयर्स लॉन्च करता है और पूछता है कि वो इनके बारे में क्या करेगा। रे लगातार बचता रहता है और दूरी कम करता है, लेकिन मानता है कि स्थिति मुश्किल होती जा रही है। यूरी कहता है तुम भागकर नहीं जीत सकते। फिर चेकमेट कहता है। उसे हर तरफ से स्पीयर से घेर लेता है। वे हिट होने वाले हैं। रे पीछे मुड़कर देखता है और आखिरी पल में बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है, जिससे वे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यूरी जम जाता है, फिर चौड़ी मुस्कान देता है। उसने कभी किसी को 3 रंगों का माना इस्तेमाल करते नहीं देखा। वो कहती है कि वो बॉडी एनहांसमेंट भी इस्तेमाल कर सकती है और उससे कहती है कि अभी सेटल हो जाए। एक माना दरांती बनाती है। वो आगे बढ़ती है और उसके पीछे आ जाती है। मुश्किल से रिएक्ट कर पाती है। रे घूमता है और उसके हथियार से टकराता है। उसकी स्पीड देखता है। वे एक दूसरे पर कई वार करते हैं। यूरी उसे किनारे तक ले जाता है, फिर एक जोरदार वार करता है जिससे वो बच निकलता है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है और रे जानता है कि उसे अपनी टैक्टिक्स बदलने की जरूरत है। वो नीचे से हमला करता है, उसका बायां हाथ पकड़ता है और वो मजाक उड़ाती है कि ये उथला है, भले ही उसने उसका हाथ पकड़ा हो। फिर उसे ये महसूस होता है उसने उसका एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट चुरा लिया है। वो अपनी ताकत कम होती महसूस कर सकती है और सोचती है कि क्या हो रहा है। रे अपना एक सपाट हाथ उसके पेट पर मारता है। ये जोर से लगता है। इसका असर उसके शरीर में भी महसूस होता है। वो खांसती है और लड़खड़ाती है और मुश्किल से ये बड़बड़ा पाती है कि उसने अपना जेम छिपा रखा है और फिर गिर जाती है। रे को विनर घोषित किया जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल के एक कमरे में यूरी, रे और चाइना के आने पर उठती है। वो मानती है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना ताकतवर होगा और कहती है कि वो पूरी तरह हार गई थी। वो पूछती है कि वो क्या चाहता है। पक्का वो अपने प्रमोशन की बड़ाई करने नहीं आया था। राय हमेशा की तरह बेबाक पूछता है कि क्या वो उनकी पार्टी में शामिल होगी। कोई वार्म अप नहीं, वो बस हैरान होकर देखती रहती है। वे बताते हैं कि उसे मैच के आधार पर ए रैंक 2 पर प्रमोट किया गया था और उन्हें मुश्किल डंजन को क्लियर करने के लिए उसकी ताकत चाहिए। यूरी जोर से हंसती है, यहाँ तक कि रो भी जाती है। राय को सच में इंटरेस्टिंग कहती है। वो कहती है कि उसके पीछे चलना और भी अच्छा लगता है, इसलिए वो उसकी देखभाल में रहेगी और ऑफिशियली पार्टी में शामिल हो जाएगी। फिर कमरा हिलने लगता है। इचिनासी सोचती है कि क्या ये भूकंप है। राय खिड़की से बाहर देखता है। आसमान लाल हो गया है और उसे एहसास होता है कि ये और भी बुरा है। कहीं एक धुंधली कोठरी में भगवान क्रोनोस जंजीरों में लटके हुए हैं। आखिरकार समय आ गया है, उसे बस थोड़ी और जरूरत है।